I once again welcome you all to Awakening classes. हमने लास्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था। फंडामेंटल राइट्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था और बेसिक पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का। आज हम फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करते हुए राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल 19 है कि आर्टिकल 19 हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। वो 6 तरह के राइट्स हैं जो हमें आर्टिकल 19 में मिलते हैं। बेसिकली 6 तरह की फ्रीडम्स हमें मिलती हैं। ओरिजिनली ये 7 थी, बट एक फ्रीडम को डिलीट कर दिया गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली एक आर्टिकल 31 में भी था, मैंने आपको बताया था, जिसको डिलीट कर दिया गया। उसका एक सब पार्ट आर्टिकल 19 में भी था। आर्टिकल 19 में ये था कि राइट टू एक्वायर, आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, उसको डिस्पोज ऑफ बेच सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ये बेसिकली एक फंडामेंटल राइट था। इसको डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और इसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 31 जब हम पढ़ेंगे ना, हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 6 राइट्स जो हैं, 6 तरह की फ्रीडम जो है वो दी गई है अंडर आर्टिकल 19। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब ये राइट हमें ये राइट प्रोवाइड करता है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपने किसी भी व्यू को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, बोल के एक्सप्रेस कर सकता है, लिख के एक्सप्रेस कर सकता है, प्रिंट करके एक्सप्रेस करता है, किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकता है। तो बेसिकली ये हमें ना, ये जो राइट है 19 आर्टिकल, ये हमें बोलने की, अपने व्यूज को शेयर करने का ओपिनियन देता है। देखो, अगर आर्टिकल 19 की हेल्प से ही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उनको ये राइट जो है वो कौन देता है? आर्टिकल 19। बट ये जो राइट दिया है ना, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको ना, जब राइट टू स्पीच में बोलने का हक तो है, बट आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो इंडिया की यूनिटी या इंटीग्रिटी को खराब करे। ऐसा आप नहीं बोल सकते। फिर अगर हमारा कोई फ्रेंडली कंट्री है जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ताकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ खराब है। तो इसका मतलब है कि हमें ये बोलने का हक तो देता है आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1, बट हमें इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। मेन रिस्ट्रिक्शन यही है कि आपकी कोई भी ऐसी वर्डिंग नहीं होनी चाहिए जो इंडिया की यूनिटी या इंटीग्रिटी को खराब करे, ठीक है, हैम्पर करे। सेकेंड इज, आर्टिकल 19 में हमें ये राइट मिलता है कि हम इकट्ठे असेंबल हो सकते हैं किसी भी जगह में पीसफुली विदाउट आर्म। जैसे हम कभी प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस में हम इकट्ठे हो सकते हैं बिना आर्म्स के और पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपने देखा होगा कि हमें अगर कोई भी, हमें गवर्नमेंट से नाराजगी होती है, तो हम पीसफुली पब्लिक प्लेस में इकट्ठे होकर विदाउट आर्म्स जो है प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखना, यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि राइट टू स्ट्राइक, जो स्ट्राइक्स होती है ना, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। स्ट्राइक्स होते हैं जब आप किसी चीज को काम करने से क्विट कर दो। जैसे हम बोल देते हैं पीएचई वाले स्ट्राइक में चले गए, ठीक है, आप वो बोलते हैं वो काम नहीं करे, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट है, आप कर सकते हो स्ट्राइक, लेकिन फंडामेंटल नहीं। मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि हम स्ट्राइक नहीं करना चाहते और अगर आपको फिर काम करने के लिए बोला जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जब भी आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, आपका फंडामेंटल राइट्स अगर इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, तो आप ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको राइट टू स्ट्राइक को रोका जाता है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आपने याद रखना, राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आप पीसफुली किसी भी जगह में विदाउट आर्म्स इकट्ठे हो सकते हो। बट इस ऐसा ये रखा गया है कि मतलब आप ना इकट्ठे हो जाओ, बट देश की यूनिटी इंटीग्रिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो आप किसी जगह में रोड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता है व्हीकल्स के आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसे रोड्स को भी बंद नहीं कर सकते, तो वो भी इसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप ये देख रहे हो ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, थर्ड इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। देखो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना, जैसे आपको पता है ट्रेड यूनियन होती हैं, कुछ पार्टीज होती हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओरिजिनली नहीं थी, इसके लिए आप याद रखना 97 अमेंडमेंट हुई थी 2011 में। हाँ, 97 अमेंडमेंट हुई थी 2011 में, और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट
जो है वो बनाया गया था। तो ये हमें राइट देता है कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में किसी भी जगह घूमने जा सकते हो, आप मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। बट इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। देखो जैसे कोई ट्राइबल एरिया होता है, ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं, वहां पर जाना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो, हमारी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप किसी भी, आपको ये हक देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में टेम्परेरी रिजाइड होता है, टेम्परेरली भी रह सकते हो और परमानेंटली सेटल भी हो सकते हो। बट यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं परमानेंटली सेटल हो सकते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड है। नेक्स्ट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी तरह का ऑक्यूपेशन में से जॉब वगैरह किसी भी चीज को, प्रोफेशन को आप जो है वो ले सकते हो। बट यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट आप कुछ ऐसा प्रोफेशन नहीं ले सकते जिससे सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। जैसे आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग होता है इलीगल ट्रेड करना, जैसे ह्यूमंस का, वुमेन्स का होता है, ठीक है, ड्रग्स का होता है, ये आप नहीं कर सकते, ये प्रोफेशन आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 7th राइट भी था, बट इसको डिलीट कर दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 में कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या क्या थे ये राइट्स, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो बिना आर्म्स के, आप एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में किसी भी जगह पे सेटल और रिसाइड कर सकते हो, और आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। बट शर्त यह है कि उस प्रोफेशन से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए आपकी सोसाइटी में, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 20 जो है वो होता है कि देखो, अगर आप किसी आपको कोई पनिशमेंट मिली, आपने कोई क्राइम कर दिया ना, तो आपको उस क्राइम के लिए आप पनिशमेंट मिलनी है। तो आपको एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले, ठीक है, किसी भी चीज में आपको एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले, उसको रोकने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे ही आर्बिट्रेरी या एक्सेसिव कोई आपको पनिशमेंट ना दे दे, इसको रोकने के लिए हमारा आर्टिकल 30 है। तो इस आर्टिकल 30 में 3 प्रोविजंस हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, एक ऐसे ही एक्सेसिव पनिशमेंट दे दी जाती है, तो इसको रोकने के लिए किसी पर्सन को एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले, ये आर्टिकल 20 है। सबसे पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो को आपने समझना है रेट्रोस्पेक्टिव का कंसेप्ट। पहले आपको रेट्रोस्पेक्टिव का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, सपोज करो 2019 में किसी ने कोई क्राइम करा, ठीक है, उस क्राइम में उसकी सजा थी 5 साल, ठीक है। अब 2022 में गवर्नमेंट ने एक लॉ लगाया, ये किसी लॉ के तहत ही इसको मिली होगी ना, इसने कोई क्राइम किया होगा, तो हमारे जो आईपीसी है उसमें मेंशन होगा कि इस क्राइम के लिए 5 साल की सजा। बट 2022 में क्या होता है, एक लॉ पास होता है, वो बोलते हैं इसी सेम क्राइम के लिए अब कितनी सजा होगी, 7 साल की। अब क्या इस पर्सन को 5 साल की सजा ही मिलेगी कि इस न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग 7 साल की सजा मिलेगी? ये होता है कंसेप्ट, आपको समझना। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आपने कोई लॉ न्यू पास कर दिया ना कि 2022 के अकॉर्डिंग किसी एक क्राइम के लिए 7 साल की सजा है, तो अगर इस पहले वाले को 5 साल की मिली थी ना, अब इसकी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7 साल की। तो हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे अगर किसी पर्सन को पहले मिल चुकी है सजा तो उसकी सजा भी बढ़ जाएगी। बट नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है नो रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब अगर 2022 में किसी क्राइम के लिए आपने 7 साल की सजा दे दी है, ठीक है, तो 2019 में अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया होगा तो उसको 7 साल की सजा नहीं मिलेगी, उसको 5 साल की ही रहेगी। मतलब पीछे ये एक्ट नहीं करेगा, ये जो लॉ है ये पीछे जो प्रीवियस हो चुका है उसमें इनेक्ट नहीं होगा, ये आज से शुरू होगा। अगर आज किसी को किसी क्राइम के लिए सजा मिलेगी, आज से 7 साल मिलेगी, बट पीछे उसको 7 साल नहीं मिलेगी, उसको 5 साल ही मिलेगी। तो ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकेंड इज नो डबल जियोपार्डी। देखो, एक ही क्राइम के लिए किसी पर्सन को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अगर आपने चोरी की है तो वो सेम क्राइम है, आप उसके लिए 2 बार आपको सजा नहीं मिलेगी। ये सारे जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, ये क्रिमिनल केसेस के लिए है, सिविल के लिए नहीं है, ठीक है। अगर कोई सिविल आप क्राइम करते हो ना, ठीक है, सिविल क्राइम करते हो
जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड क्राइम, ये सिविल क्राइम में आता है। अगर आप सिविल क्राइम करते हो उसमें ये सब नहीं है, ये सिर्फ क्रिमिनल के लिए। सिविल में रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, ठीक है, एक्सपोस्ट फैक्टो हो सकता है, डबल जियोपार्डी भी हो सकता है। ये क्रिमिनल केस के लिए, अगर आप कोई हीनियस क्राइम करते हो तो उसमें कोई भी एक केस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही सजा बहुत होती है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब इसका ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप खुद ही खुद के गवाह नहीं हो सकते। सपोज करो आपने कोई क्राइम करा है और आपको ही बोल दिया जाए कि आप विटनेस बन जाओ, ठीक है, आप बोलो कि हाँ मैंने क्राइम किया तो आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा ये किस लिए बनाया जाता है कि कई बार पुलिस के इन्फ्लुएंस में आके कोई लोग अपना क्राइम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि उनका होता भी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि कोई भी एक जो क्रिमिनल है वो खुद का ही विटनेस नहीं हो सकता। बट इसमें ये चीजें भी बताई गई हैं कि आपके जो, जैसे सपोज करो अगर कोई पर्सन है उसने क्राइम किया है, वो खुद का विटनेस नहीं हो सकता, बट उसके फुटप्रिंट्स हम ले सकते हैं, जैसे उसका थंब इम्प्रेशन है, कुछ ऐसी चीजें ये हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 20 हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले। उसके लिए क्या है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिवली किसी एक्ट से प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, आपको आप खुद ही खुद के केस के जो है हम कह सकते हैं कि क्राइम के विटनेस नहीं बन सकते। तो ये था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन, ठीक है। अब आर्टिकल 21, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी की। लाइफ मतलब होता है कि आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ में देखो, आपकी लाइफ जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आप जिंदा रहो, आपकी लाइफ में ये भी आता है कि आपको फ्रेश एयर मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। पर्सनल लाइबिलिटी, आपको कुछ पर्सनली कुछ आपको फ्रीडम्स प्रोवाइड होंगी, जैसे आपका राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी, आप डिग्निटी से रहो, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रही, ये सारी पर्सनल लाइबिलिटी में आती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है 1950 का। 1950 में एक केस हुआ गोपालन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 21 को नैरोली इंटरप्रेट किया। नैरोली इंटरप्रेट करने का मतलब है इसको ना इतना ब्रॉडर वे में नहीं समझा, इसको बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब है कि आप सिर्फ जिंदा रहो तक, ठीक है। इसका मतलब ये था कि इन्होंने पता कैसे इंटरप्रेट किया, इन्होंने इंटरप्रेट किया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये क्या था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जैसे मैंने आपको एक कल कंसेप्ट बताया था ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो ब्रिटिश कंसेप्ट, बस वही कंसेप्ट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इन्होंने ये कह दिया, अगर सपोज करो हम कोई लॉ बनाएं, अगर वो लॉ किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो मतलब आप किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हो, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो अगर आपने कोई लॉ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट जो था होता है, जैसे वहां पर था ना इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, यहाँ पर होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आप जो लॉ बना रहे हो ना, वो लॉ फेयर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप किसी की पर्सनल लाइफ और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हो। तो मतलब ये पहले जो गोपालन केस था ना, उसने नैरोली इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 के को। नैरो इंटरप्रिटेशन का यही मतलब था कि ये चलता था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से, मतलब अगर आपने कोई लॉ बना दिया, अगर उस लॉ की वजह से अगर किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ या लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रही है तो होने दो, ठीक है। तो यही कहा हुआ है, वैलिडिटी ऑफ लॉ हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर की वजह से, अगर कोई आपने प्रोसीजर फॉलो किया, मतलब कोई लॉ बनाया है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो अनफेयर है, अनजस्ट है, ठीक है। ये वही कंसेप्ट आ गया इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला। तो मतलब अगर वो आपने जो प्रोसीजर बनाया, अगर प्रोसीजर गलत है या जस्टिसेबल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, उस पर्सन की लाइफ और लाइबिलिटी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हो। बट मेनका केस जो हुआ, मेनका केस हुआ 1978 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जजमेंट था ना इसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने वाइडर इंटरप्रिटेशन ली। वाइडर इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ये कहा कि जो आप लॉ बना रहे हो, जो आपका प्रोसीजर है ना, वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, मतलब वो जस्टिस मेंटेन करे, वो फेयर हो, तो तभी चलेगा। मतलब यहाँ पर होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर आपको कल जो कंसेप्ट समझ आया ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, सेम कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो नेगेटिव कंसेप्ट है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो गोपालन केस में आर्टिकल 21 को माइन्यूट सा लिया गया। नैरो इंटरप्रिटेशन ये समझेगी कि अगर आप कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो और प्रोसीजर फॉलो करते करते अगर किसी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, तो वहां पर आर्टिकल 21 से आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मेनका केस में
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाइबिलिटी जो है ना पर्सन की, उसको इम्पैक्ट करने के लिए जो आप लॉ ला रहे हो ना, वो लॉ रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और अनजस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो जस्टिस के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और इस गोपालन केस में जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी है ना, उसको इंटरप्रेट किया गया वाइड सेंस में। तो पहले राइट टू लाइफ सिर्फ यही होता था कि आप जिंदा रहें, यहाँ पर राइट टू लाइफ को बढ़ाया गया, मतलब आपका लाइवलीहुड, आपकी प्राइवेसी, आपकी राइट टू प्राइवेसी भी एक राइट टू लाइफ का पार्ट है। आपके पास शेल्टर हो, अच्छी हेल्थ हो, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपकी सुनने की जो राइट टू हियरिंग भी एक तरह का हम मान सकते हैं कि कौन सा राइट है, आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी में होता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, आपको नॉइस पोल्यूशन कम हो, आप अगर किसी केस आपका कोई केस चल रहा है उसका फेयर ट्रायल हो, ये भी आपका राइट टू लाइफ में ही आता है, ठीक है। तो मतलब हमारे राइट टू लाइफ में ना बहुत सी चीजें आती हैं, 35+ चीजें आती हैं हमारे राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी में। तो मतलब पहले जो गोपालन केस था उसमें एक सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब था आप जिंदा रहें, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने मेनका केस में कहा राइट टू लाइफ का मतलब जिंदा रहना नहीं है, लाइफ टू लाइफ का मतलब एंड पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब आप जिंदा रहें विद डिग्निटी, आपको एक क्लियर और क्लीन इन्वायरमेंट मिले, आपका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में तो उसकी स्पीडी ट्रायल हो, मतलब वो जल्दी उसका ट्रायल हो, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आ गई। अब आर्टिकल 20 में ही बाद में 21 में ही एक आर्टिकल बनाया गया, दैट इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, मतलब बेसिकली 14 साल से कम वाले बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये एक आर्टिकल बन गया। मतलब हर एक इंडिविजुअल का अब हक है जो 14 साल से छोटा है, 6 साल से बड़ा है, कि उसको फ्री एजुकेशन मिले, ठीक है। और इसको ऐड किया गया था बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के एक्ट से इसको ऐड किया गया था। और किस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए आर्टिकल 20A के बारे में, तो वो थी तापस माजुमदार कमेटी, इसी ने रिकमेंड किया था। ये कमेटी कब बनी थी, 1999 में, ठीक है। ये आप कुछ फैक्ट याद कर सकते हो। अब हमने देख लिया आर्टिकल 21 तक, ठीक है। अब ये आर्टिकल 22 आ गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो, अगर आपको किसी केस में अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, अगर आपको डिटेन कर लिया गया तो आपको किस तरह की प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब अगर एक पर्सन को अरेस्ट, आपने सुना होगा ना, अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो बेसिकली वो यहीं से कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब देखो, एक तरह के आपको पहले बताता हूँ, किसी भी पर्सन को जब डिटेन किया जाता है ना, डिटेंशन में लिया जाता है, वो दो तरह की डिटेंशन होती है, एक प्यूनिटिव एक प्रिवेंटिव, ठीक है। हमारे पास डिटेंशन दो तरह की होती है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है आपने कोई क्राइम कर दिया उसके बाद आपको डिटेन कर लिया गया, और प्रिवेंटिव होती है कि आप पे कोई ट्रायल नहीं चल रही है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा, बट आपको पहले ही डिटेन कर लिया गया क्योंकि ये शक है कि आप कुछ क्राइम कर सकते हो, ठीक है। अब अगर एक पर्सन को प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत आपको ट्रायल चलते हुए आपको अगर अरेस्ट कर लिया गया, तो आपके पास क्या राइट है। सबसे पहले आपके पास ये राइट है कि आपको ये बताया जाए कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, ठीक है। सेकंड, आप कंसल्ट कर सकते हो किसी भी लॉयर को, पिटिशनर को आप कंसल्ट, लीगल पिटिशनर को, प्रैक्टिशनर को, या लॉयर हम कहते हैं उनको कंसल्ट कर सकते हो, तो ये आपको एक राइट दिया जाता है। तीसरा राइट दिया जाता है कि आपको 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें देखो 24 घंटे कैसे गिने जाते हैं, इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं होता जो ट्रैवल का हो, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाओ, उसमें जो टाइम लगेगा ना, वो उसको छोड़ के 24 घंटे के बाद आपको मैजिस्ट्रेट में पेश करना जरूरी होता है। तो ये आपको प्यूनिटिव डिटेंशन। इसी तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपको बताया जाता है कि आपको क्यों डिटेन किया गया, बट ज्यादा चीजें बताने की यहाँ जरूरत नहीं होती। और आपको जैसे मैक्सिमम 3 महीने के लिए आपको डिटेंशन में रखा जा सकता है। अगर 3 महीने के बाद अगर आपको रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आपको पहले लेनी पड़ेगी। जो एडवाइजरी बोर्ड में जजेस होंगे हाई कोर्ट में, और वो ये बोलें कि इसकी डिटेंशन को बढ़ाना चाहिए, तो तभी बढ़ाया जाएगा, नहीं तो ऐसे आपको कितनी देर के लिए डिटेंशन में लिया जा सकता है, 3 मंथ्स के लिए डिटेंशन में लिया जा सकता है, ठीक है। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी 1978 में, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1978, उसने इस डिटेंशन पीरियड को 3 महीने से कम करके 2 महीने किया था, कि मतलब मैक्सिमम 2 महीने किसी को डिटेन करना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में। बट ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो मैक्स चलता गया 3 मंथ।
पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप क्या मार्क करोगे? 3 मंथ। तो डिटेंशन विदाउट ट्रायल किसी पर्सन की एक्सटेंड नहीं की जा सकती बियॉन्ड 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ राइट्स थे जो आपको दिए जाते हैं, फ्रीडम मतलब कुछ फ्रीडम्स आपको दी जाती हैं। बेसिकली अगर आपको अरेस्ट किया जाता है किसी केस में, ठीक है, डिटेन किया जाता है, तब कुछ दिए जाते हैं। अगर आपको आपको एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले उसके लिए कुछ हैं। आपकी लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी के रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक्सप्लॉइट होना, किसी का शोषण करना। शोषण करने का मतलब होता है किसी को मतलब उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उसे काम करवाना। अगर उससे काम करवाना तो उसको पैसे नहीं देने, तो इस तरह का मतलब होता है, जो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन, किसी का शोषण करना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमारे पास 2 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 23 ये कहता है कि ये मना करता है, प्रोहिबिट करता है ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक होता है ट्रेड, मतलब एक इलीगल ट्रेड करना ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर में। देखो होता क्या है बेसिकली, कई बार क्या होता है, कुछ लोग लेबर को एज अ लेबर फॉर्म किसी कई लोगों का ट्रेड कर दिया जाता है फोर्स लेबर में, उनको बेचा जाता है, उनसे जबरदस्ती, फोर्स का मतलब ही यही है, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है अगेंस्ट देयर चॉइस, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है। मेनली देखो किसकी ट्रैफिकिंग होती है, वुमेन की हो जाती है, ठीक है, वुमेन की ट्रैफिकिंग की जाती है फॉर इलीगल एक्टिविटीज। और सेकंड चिल्ड्रन की हो जाती है, बच्चों की हो जाती है, उनको फैक्ट्रीज वगैरह में काम किया जाता है, और भी बहुत सारे गलत हीनियस क्राइम्स के लिए इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। इन सब को प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल 23। तो अगर किसी के ये हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो ट्रायल होगा। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्री, माइंस या हैजार्डस कोई भी वर्क है उसमें आपको अलो नहीं होता। मतलब आर्टिकल 24 मना करता है कि आप बच्चों को, चिल्ड्रन जो 14 ईयर से एज से कम हैं, उनको फैक्ट्रीज में जो है वो अलो नहीं करता कि आप उनको फैक्ट्रीज में काम करो, किसी माइंस में काम करो, या किसी भी हजार्डस केमिकल्स हम मान सकते हैं उनमें 14 ईयर्स के कम बच्चों को आप उनको काम नहीं करवा सकते, ये क्राइम है, ठीक है। इसके लिए जो है वो एक्ट बनाए गए हैं, जैसे एक चाइल्ड लेबर एक्ट आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1986, ये में लिखा हुआ है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 90। इसमें यही कहा गया है कि 14 साल से कम वाले बच्चों को आप हैजार्डस फैक्ट्रीज और माइंस में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। बट इसको 2016 में अमेंड किया गया, और अमेंडमेंट में इसका नाम चेंज कर दिया। क्या पहले इसका नाम था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, फिर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016। इसमें ये क्या था, तो पहले ये था कि 14 साल से कम बच्चों को आप फैक्ट्री, माइन और हजार्डस सबस्टांसेस में काम नहीं करो। इसने ये कहा कि 14 साल से कम बच्चे को तो आप काम ही नहीं करवा सकते कहीं भी, किसी भी ऑक्यूपेशन में आप 14 साल से कम बच्चे को जो है उससे काम नहीं करवा सकते। और 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनसे उनको आप काम करवा सकते हो, बट हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं करवा सकते हो, जहां पर कुछ खतरा हो केमिकल्स वगैरह का, डेंजरस वर्क जो है वो आप नहीं करवा सकते। तो ये कुछ राइट्स थे बेसिकली। ये 2 राइट्स जो है ना, एक तो है कि ह्यूमन बींग्स का ट्रेड जो होता है, ठीक है, या फोर्स लेबर होती है, या वुमेन का जो ट्रेड होता है, उसको रोकने के लिए 23। और 24 मेनली डील करता है कि चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट जो है वो फैक्ट्रीज या माइंस या और भी हजार्डस जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कम की जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आज हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया राइट टू फ्रीडम, जो डिफरेंट तरह के फ्रीडम दी गई है, और सेकंड हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। देखो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इसको आपने स्टोरी की तरह समझना है, और इसको साथ साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है ना, एक तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 21 क्या। अभी ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इमरजेंसी आती है तो इनमें से कुछ, जैसे आर्टिकल 21 है वो इमरजेंसी के टाइम जो है सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 19 है उस वो सस्पेंड हो जाता है, कैसे सस्पेंड होता है, क्यों सस्पेंड होता है, कब सस्पेंड होता है, ये चीजें अभी हमने सीखनी है। ये चैप्टर अभी फंडामेंटल राइट्स बहुत लंबा जाने वाला है, तो इसको अगर आप साथ साथ पढ़ोगे ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, तभी आप लॉन्ग रन में इसको तैयार कर पाओगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली क्विज होता है एक फिक्स टाइम में, तो आप उस टाइम पे जो टाइम 2-3 घंटे पहले आपको मेंशन कर दिया जाता है,
उस टाइम पे आप लाइव रहा करो और लाइव टेस्ट दिया करो, क्योंकि लाइव टेस्ट देने से आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुंच जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टेस्ट। अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।